अगला टॉपिक है सिंचाई। सिंचाई के बारे में डिस्कस करते हैं कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। तो जल जीवन का आधार है। जल सबके लिए जरूरी होता है, तो पौधों के लिए भी जरूरी होता है। जल में घुले हुए पोषक तत्व क्या होते हैं? खाद, उर्वरक जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, पौधों के अंदर अन्य भागों में स्थानांतरित होते हैं। अब ये जल क्या करता है? फसल की पाले गर्म हवा से भी क्या करता है? रक्षा करता है। और वो क्या करता है? मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है। तो सिंचाई की परिभाषा अगर पूछें कि सिंचाई किसे कहते हैं, तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय है बारंबारता फसलों, मिट्टी या ऋतु से में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। गर्मियों में पानी ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है? गर्मी ज़्यादा होती है, सूर्य के प्रकाश की वजह से पानी ज़्यादातर वाष्प बन के उड़ जाता है, सोखा जाता है, इसलिए गर्मियों में पानी देने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अब सिंचाई के स्रोत के बारे में डिस्कस करते हैं कि अपन पानी देते हैं खेतों को, लेकिन स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से अपन खेतों में पानी दे सकते हैं। तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर आदि जो होते हैं जल के स्रोत होते हैं। इन जल के स्रोत द्वारा खेतों में जल की आपूर्ति की जाती है। अब पढ़ते हैं, इस पेज के अंदर सारे फोटो दे रखा है। सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के बारे में फोटो दे रखा है कि पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के विभिन्न तरीके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके हैं, जैसे मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः ये सस्ते हैं, परंतु ये कम दक्ष होते हैं। तो विभिन्न पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर अगर ले तो मोट, गिरनी। जैसा कि आपको फोटो में दे रखा है कि मोट और गिरनी कैसी होती हैं। इस फोटो के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि पहले मोट और गिरनी का उपयोग कैसे किया जाता था। ये है मोट और गिरनी के बारे में। उसके बाद है नंबर 2 चैन पंप। देखते हैं चैन पंप कैसा होता है, उसका भी फोटो दे रखा होगा। ये रहा चैन पंप। चैन पंप का भी फोटो दे रखा है कि चैन पंप के द्वारा पानी को खींचा जाता है। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3। तो पारंपरिक तरीके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं जल स्रोत के। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि मोट, गिरनी, चैन पंप, डेकली, रहट जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? पारंपरिक तरीके होते हैं। ये डेकली के बारे में भी फोटो दे रखा है। देखिए ये डेकली कैसी होती हैं, कैसे जल स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता था पारंपरिक स्रोत के रूप में। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता था। ये रहट का फोटो है। अब देखते हैं अपन सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। वो तो सारे जो थे पारंपरिक तरीके थे सिंचाई करने के। आधुनिक विधियों के अंदर सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। जैसे छिड़काव विधि अगर लें अपन, तो इस विधि का उपयोग, फोटो भी दे रखा है आपके पास, कि इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ की भूमि समतल नहीं होती है, वहाँ पर इस आधुनिक तंत्र का उपयोग किया जाता है, छिड़काव तंत्र का। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़ जाते हैं। जब पंप की सहायता से मुख्य जल पाइप में भेजा जाता है तो वो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है।
छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। तो ये छिड़काव तंत्र जो होता है उसको आपने देखा होगा आसपास के खेतों में कि वो ऊपर घूमती रहती है, एक पाइप लगा होता है खेत के बीचों बीच दिखता है और ऊपर वो घूमती रहती है, पानी छिड़कता रहता है, बारिश की तरह फेंकता रहता है, जिसमें कम पानी की भी ज़रूरत होती है। कम पानी के अंदर अच्छी तरीके से सिंचाई की जा सकती है। ये रहा फोटो। उसके बाद अपन देखते हैं ड्रिप तंत्र मतलब बूंद बूंद वाले तंत्र के बारे में बोलते हैं इसको। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता रहता है, सीधा पौधों की जड़ों में जाता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों या वृक्षों को पानी देने का ये सर्वोत्तम अच्छा तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित होता है। डीप डीप मतलब बूंद बूंद करके पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर पानी जाता है। उसके बाद देखते हैं अपन खरपतवार से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। फसलों की खरपतवार से सुरक्षा करते हैं तो खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए क्या क्या चीज़ें काम में लेती हैं। तो खेत में कई अन्य अवांछित खरपतवार बोलते हैं कि इससे पहले तो परिभाषा ध्यान रखना। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन्हें अवांछित पौधों को ही अपन क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहा जाता है। निराई गुड़ाई सुना होगा आपने लोगों ने शब्द। तो खरपतवार को हटाने के लिए क्या किया जाता है, निराई की जाती है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक तथा जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य या पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान क्या करता है, अनेक तरीके अपनाता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट के से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी और हैरो की सहायता से किया जा सकता है। अब खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायनों का उपयोग भी खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है, जिसको खरपतवार नाशी कहा जाता है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है, उनको खरपतवार नाशी कहा जाता है। और खरपतवार नाशी का एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, 2,4-D दे रखा है, जो एक रसायन है जो खरपतवार का क्या करता है, नाश करता है। इसके छिड़काव से क्या होता है, खरपतवार पौधे मर जाते हैं और फसलों को हानि नहीं होती हैं। और कुछ जो होता है इसको क्या किया जाता है, कैसे छिड़का जाता है, पानी के अंदर मिलाया जाता है और इसका स्प्रे खेत के अंदर किया जाता है। ये खरपतवार नाशी के बारे में डिस्कस किया अपन ने। ये ऐसे देखो, ये फोटो दे रखा है, ऐसे छिड़का जाता है, पानी के अंदर इनको मिलाया जाता है और फसलों के ऊपर इसको छिड़का जाता है। अब देखते हैं कटाई के बारे में। कटाई, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद को काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। अब हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर कहा जाता है। इस हार्वेस्टर के थ्रू क्या किया जाता है, कटाई की जाती है। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करने को थ्रेसिंग कहा जाता है। हार्वेस्टर तो मशीन है जिससे फसल को काटा जाता है, जबकि फसल में से बीजों और दानों को भूसे से अलग करने को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। ये रहा फोटो, कंबाइन मशीन। इसके द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, भूसे से दाने को अलग किया जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक विधि के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं, विनोविंग करते हैं। पटक के उनको अलग अलग किया जाता है, ऊपर से हवा में गिराया जाता है, उससे अलग करते हैं। जो अपन ने क्या पढ़ रखा है, क्लास 6 के अंदर पढ़ रखा है। उसके बाद अपन देखते हैं कटाई पर्व के बारे में क्या बता रखा है। कटाई पर्व जो होता है होली के ऊपर होता है। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। उसके बारे में होली के दिन
अपन इसका उपयोग हर्षोल्लास से और नई फसल को काटा जाता है और उनका उपयोग किया जाता है। अब भंडारण कैसे किया जाता है? भंडारण जो है, भंडारण में भी देख लेते हैं कि भंडारण फसलों का उत्पादन के उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों या सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना पड़ेगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया तो उसके खराब होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इनको अच्छे से सुखा कर भंडारित करेंगे, अच्छी जगह पर जहाँ नमी नहीं हो वहाँ रखेंगे और उनको अच्छे से चूहों से, कीटों से सावधान पूर्वक इनको सुरक्षित भंडार करके रखेंगे। बोरों के अंदर डाल के उनको अच्छे तरीके से अपन एक गोदाम के अंदर रखेंगे। अनाज भंडारण है तो साइलो, देखो साइलो का भी उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े साइल होते हैं जिनके अंदर अनाजों का भंडारण किया जाता है, जिससे उनको आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। कुछ जो होते हैं भंडार गृह, बड़े बड़े हॉल होते हैं जिसके अंदर बोरों के अंदर डालकर अपन उनको फसलों को आसानी से आराम से रख सकते हैं और जिससे अपन चूहों और कीटों से भी उनको बचा सकते हैं। अब घर के अंदर अगर अपन भंडार करें और चूहों और कीटों से उनको बचाना है अनाज को, तो अपन क्या करते हैं, नीम की सूखी पत्तियों घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को, पीड़कों या सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से भंडार का उपयोग किया जाता है, भंडारण का, और अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। अब जंतुओं से भोजन में क्या पढ़ेंगे अपन? जंतुओं से भोजन के अंदर बताया है कि कौन सा पदार्थ जो होता है किन किन स्रोत से प्राप्त होता है। जैसे दूध गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी से प्राप्त होता है, तो वैसे के वैसे अगर यहाँ पनीर ले तो पनीर भी दूध से और इन चीज़ों से प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे करके अपन इनके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद है पशुपालन। पशुपालन किसे कहते हैं कि बीजों का चयन, बुआई इत्यादि इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो पशुपालन कहलाता है ये। तो पशुपालन के बारे में है कि पशुपालन क्या होता है। जैसे जैसे अपन फसल का हुआ, फसल पद्धति के बारे में पढ़ा, बड़े पैमाने पर फसल को उगाना फसल कहलाता है, वैसे के वैसे बड़े पैमाने पर पशुओं को पालना भी पशुपालन कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा है? इस चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन प्रदान करने के लिए विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। फसलों को दो भागों में बांटा है, खरीफ और रबी, इसके बारे में पढ़ा। जुताई करके मिट्टी को तैयार किया जाता है, समतल किया जाता है, उनको पाटल द्वारा तोड़ा जाता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि बीजों को उचित गहराई पर बोना, उनके बीज उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों को अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ा, अपन ने खाद और उर्वरक के बारे में डिस्कस किया इसके अंदर। उसके बाद अपन ने सिंचाई के बारे में डिस्कस किया। फिर खरपतवार के बारे में पढ़ा अपन ने, खरपतवार को हटाना क्यों ज़रूरी होती हैं, कौन कौन सी खरपतवारें होती हैं। मशीन कटाई करने में हाथों से और मशीनों से काटने के बारे में पढ़ा। दानों को भूसे से अलग करने को थ्रेसिंग कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। कैसे अपन सूक्ष्म जीवों से बीजों का भंडारण कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। और पशुपालन किसे कहते हैं, पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसको अपन पशुपालन कहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के अंदर अभ्यास प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे अपन कंप्लीट चैप्टर को ख़त्म कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो उचित पद शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को छांटना है और इनके अंदर इनको फिल करना है। तो सबसे पहले क नंबर, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहा जाता है। एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में जो पौधे उगाए जाते हैं उनको फसल कहा जाता है। नंबर 2, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी को क्या क्या किया जाता है? मिट्टी की
तैयारी होती है। क्या होती है? मिट्टी की तैयारी, मिट्टी की तैयारी की जाती है। उसके बाद चलते हैं नंबर सी। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करते हैं? तैरते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश व मिट्टी से, क्या क्या ऑप्शन है इसमें? दो ऑप्शन है, मिट्टी से पोषक और जल। मिट्टी से पोषक और दूसरे में आएगा जल आवश्यक है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में खरीफ की फसल, पॉइंट नंबर मिलान करना है कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं। तो खरीफ की फसल को मिलान करें तो अपन धान और मक्के से कर सकते हैं। धान और मक्का जो होता है वो खरीफ की फसल होता है। रबी की फसल जो होती हैं गेहूँ, चना, मटर होते हैं। उसके बाद रासायनिक उर्वरक लें तो रासायनिक उर्वरक जो होते हैं यूरिया और सुपर फॉस्फेट होता है। और कार्बनिक खाद के बारे में अगर डिस्कस करें तो कार्बनिक खाद जो होती हैं वो पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष होते हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि दो दो उदाहरण देने हैं। खरीफ की फसल के दो उदाहरण देने हैं और रबी की फसल के दो उदाहरण देने हैं। तो खरीफ और रबी की फसल के उदाहरण यहाँ दे रखे हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और अगर यहाँ से नहीं लिखें तो अपन दूसरे भी लिख सकते हैं। इसमें अपन लिख सकते हैं सोयाबीन लिख सकते हैं, सोयाबीन लिख सकते हैं। एक कपास लिख सकते हैं। दो नए एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं। रबी की फसल का अगर पूछें तो रबी की फसल में अपन सरसों ले सकते हैं, सरसों। और क्या लिख सकते हैं? और अपन अलसी लिख सकते हैं। इस तरीके से अपन नई फसलों के नाम लिख सकते हैं इसके अंदर। अब अपन को देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मिट्टी तैयार करना, एक एक पैराग्राफ लिखना है इनके बारे में कि मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। तो मिट्टी कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में अपन ने पढ़ा है कि मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है। बड़े बड़े ढेले होते हैं तो उनको पाटा से उनको उस पर तोड़ा जाता है। और क्यों मिट्टी को ऊपर से नीचे किया जाता है? क्योंकि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, उर्वरक, खाद वगैरह जो होती हैं, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, अपशिष्ट जो होता है वो क्या होता है नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे मिट्टी जो होती है उपजाऊ हो जाती है। पौधे आसानी से उसको उसके अंदर से उपजाऊ कार्बनिक पदार्थों को ले सकते हैं। इसलिए मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है। अगर मिट्टी ज़्यादा सूखी है तो उसको पानी देकर भी फिर उनको जुताई की जाती है। और ज़्यादा ही उर्वरक, अगर उसके अंदर उर्वरक नहीं है, बंजर है, तो उसमें अपन खाद उर्वरक मिलाकर भी उनको उल्टा पलटा करके जुताई की जा सकती है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 बुआई। बुआई क्या होती है? बीजों को बोना। तो पहले तो अपन बीजों को कैसे बोते थे? एक कीपनुमा यंत्र था, वो क्या करता था? कीपनुमा यंत्र में अपन बीज डालते थे, बीज 4 पाइपों में निकल कर वो मिट्टी के अंदर स्थापित किए जाते थे। लेकिन अब जो होता है, अब अलग तरीके से अब उसमें कीप का यूज़ कम किया जाता है। और कीप का यूज़ कम करके क्या किया जाता है? सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। और सीड ड्रिल से आराम से अपन समान लंबाई में बीजों को स्थापित किया जा सकता है। उसके ऊपर मिट्टी से भी ढका जा सकता है। तो इस प्रकार हम बुआई कर सकते हैं। निराई क्या होती है? निराई के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था कि निराई गुड़ाई जो बारे में पढ़ा था अपन ने कि जो खरपतवार होती हैं उस खरपतवार को क्या करना, हटाने की क्रिया को निराई कहलाता है, निराई गुड़ाई कहलाता है। तो खरपतवार को अपन किससे हटाते थे उसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था। कुदाली का यूज़ किया था अपन ने कि कुदाली के थ्रू अपन कैसे कर सकते हैं, कैसे अवांछित पौधों को अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं निराई कर कर। तो अपन ने निराई के अंदर ये डिस्कस किया था। थ्रेसिंग में अपन ने क्या पढ़ा था? थ्रेसिंग में अपन ने पढ़ा था कि जो बीज जो होते हैं उनको भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग पहले तो पुराने ज़माने में क्या किया जाता था? उनको कूट कर
फेंक पटक कर क्या किया जाता था, उनको बीजों को अलग किया जाता था। लेकिन अब क्या किया जाता है, अब हार्वेस्टर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, बीजों को उस भूसे से अलग किया जा सकता है। तो थ्रेसिंग क्या था, थ्रेसिंग के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहा जाता है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस किया। अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से भिन्न होते हैं। तो अपन ने चैप्टर के अंदर देखा था इसके बारे में कि अंतर देखे थे, एक सारणी बनी हुई थी उसके बारे में कि उर्वरक क्या होते हैं और खाद क्या होते हैं। तो उर्वरक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो उर्वरक जो होते हैं एक मानव निर्मित होते हैं, मानव निर्मित लवण होता है। ये उर्वरकों को फैक्ट्रियों के अंदर बनाया जाता है और मिट्टी को ह्यूमरस प्राप्त नहीं होता है उर्वरक से। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्रियों के अंदर बनाए जाते हैं। ये तो था उर्वरक के बारे में। फिर खाद के बारे में अगर देखें तो खाद जो होती है प्राकृतिक पदार्थ होता है, प्राकृतिक पदार्थ होता है जो किस किस से बना होता है, जो गोबर, पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती हैं। खाद जो होता है खेतों में बनाई जाती हैं। खाद से मिट्टी को ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती हैं, ये भी पता है हमको। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो इस प्रकार हम खाद और उर्वरक के बारे में अंतर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सिंचाई किसे कहते हैं। पहले तो सिंचाई की परिभाषा देनी है, उसके बाद जल संरक्षित करने की सिंचाई की 2 विधियों के बारे में डिस्कस करना है, वर्णन करना है। तो सिंचाई किसे कहते हैं, तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल में थोड़े थोड़े टाइम बाद खेतों में जल को देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की 2 विधियों के बारे में अपन को डिस्कस करना है। जल संरक्षित विधियों के बारे में डिस्कस करना है। तो एक तो अपन छिड़काव विधि ले सकते हैं, जिसमें पाइप निकला रहता है, उसके ऊपर एक टोपी नुमा चीज़ लगी होती हैं, वो टोपी नुमा चीज़ घूमती रहती है और पानी जो होता है फसलों के ऊपर बारिश के रूप में गिरता रहता है, जिससे सारी फसलों को पानी दिया जा सकता है। एक तो इस विधि के बारे में आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। एक अपन ड्रिप तंत्र के बारे में लिख सकते हैं कि बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों के अंदर पानी को देना, ड्रिप तंत्र, उसके इसमें भी पानी की बचत होती है। तो इन दोनों के बारे में आप क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि गेहूं जो होती है किस ऋतु की फसल होती है, गेहूं जो होती है रबी की फसल होती है। तो रबी की फसल होने की वजह से गेहूं जो है अच्छी तरह से नहीं पक पाएगा, क्योंकि शीत ऋतु गेहूं के लिए अच्छी होती हैं, ग्रीष्म ऋतु गेहूं की फसल के लिए अच्छी नहीं होती हैं, जिससे वो आसानी से ग्रो नहीं कर पाएगा। ऋतुओं का भी फसलों के ऊपर असर पड़ता है और अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा तो वो फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, उस फसल का उपयोग नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मन से बनाकर इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। कि खेत में फसल को लगातार उगाएंगे तो ह्यूमस की मात्रा, उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ह्यूमस वगैरह जो हैं, जो मिट्टी की उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे, और फिर वो मूवी जो हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इसलिए मिट्टी में लगातार फसलों को कभी नहीं उगाना चाहिए, कुछ टाइम के लिए फसलों को खुला छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खरपतवार के बारे में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला गया है कि खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार का अगर परिभाषा देखें तो खेत में नई नई अवांछित और अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है। अब खरपतवार को अपन कैसे नियंत्रित कर सकते हैं,
तो अपन निराई गुड़ाई कर भी खरपतवार को हटाया जा सकता है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। एक तो अपन निराई करके उन खरपतवार को हटाया जा सकता है, उन खरपतवार को जड़ समेत काट कर उनको खरपतवार को दूर किया जा सकता है, या अपन रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, खरपतवासी का उपयोग किया जा सकता है, जिसे खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि 2,4-D ले लेते हैं। इसके थ्रू अपन खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया हुआ है कि नीचे निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो अपन को क्या करना है, अपन को सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया नंबर 1। ठीक है, मिट्टी को तैयार कर दिया अपन ने। अब मिट्टी को तैयार करके खेत की अपन क्या करते हैं, जुताई करते हैं। खेत की जुताई की जाती है। नंबर 2 में अपन क्या करेंगे, खेत की जुताई करेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन खाद मिक्स पहले भी डाल सकते हैं खाद, और बुआई पहले भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें अपन कर सकते हैं, पहले बुआई करके फिर खाद डाल सकते हैं, या फिर खाद डाल के पहले बुआई कर सकते हैं। तो अपन पहले बुआई कर लेते हैं, बुआई की जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन उस खेत के अंदर खाद का यूज़ करेंगे, फसलों को खाद डालेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे सिंचाई पानी पिलाएंगे। सिंचाई करने के बाद फसल क्या हो जाएगी, फसल ग्रो हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, पक जाएगी। तो उसके बाद अपन उसकी कटाई करते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं, चीनी की मिलें होती हैं, उसमें उस गन्ने की फसल को बेचते हैं। तो इस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 8 दो वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है, भाग फर्स्ट और भाग सेकेंड क्वेश्चन आंसर के साथ, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न करने में दिक्कत का सामना नहीं हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।